स्वागत है एजुकेशनल द लाइफ वाले चैनल में। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, जो कि बहुत लॉन्ग चैप्टर है। इसे पार्ट टू पार्ट करके हमें पढ़ना होगा। ठीक, तो वंशागति का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम स्टार्ट करें। वंशागति का मतलब होता है, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि आपका जो पहला लेसन था समाप्त, दूसरा भी समाप्त हो गया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताई। तीसरा भी, चौथा भी, यानी 4 लेसन आपके बायोलॉजी के पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। ठीक, ये कौन सा लेसन? आपका 5वां लेसन। लेसन का नाम क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, वंशागति में विभिन्नता सिद्धांत। ठीक, तो सबसे पहले इस हेडिंग में लिखा, इस चैप्टर में लिखा वंशागति का मतलब होता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा किसी इसका मतलब होता है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतान में जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो उनका लक्षण संतान में जाता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं ये अपने पापा पे गया है, मम्मी पे गया, तो उसका मतलब यही होता है। ठीक, या तो उसकी हाइट अपने पापा जैसी होगी या मम्मी जैसी होगी, यानी कुछ ना कुछ लक्षण होगा, कुछ मम्मी का और कुछ पापा का। तो वही टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल के साथ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशागति एवं अनुवांशिकता क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे वंशागति या अनुवांशिकता क्या। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लक्षण, माता पिता के का जो लक्षण है वह संतान में जाता है। ठीक, तो वंशागति का मतलब यह है कि अनुवांशिकी जो लक्षण है, अनुवांशिकी लक्षण जो है एक पीढ़ी से, अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति या अनुवांशिकता कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता? वंशागति या अनुवांशिकता कहलाती तो समझ में आई कि वंशागति या अनुवांशिकता क्या होती है मेरे भाई। वंशागति या अनुवांशिकता का मतलब होता है कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति या अनुवांशिकता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो माता पिता के लक्षण हैं वह उनके संतानों में जाएगी, फिर एक पीढ़ी से, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गई कि नहीं गई, फिर उनके बच्चे संतान होंगे, उनके लक्षण उनके संतान में जाएगी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएगी। यही आपका वंशागति होता है या अनुवांशिकता होती है। तो बात क्लियर, इतनी बात समझ में आएगी। ज्यादा टाइम नहीं लगे, 1 मिनट में, 1 मिनट लगेगा, जल्दी से पढ़ लो और याद हो जाएगा। क्या आपको कहना? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही अनुवांशिकता या वंशागति कहलाती है। 1 मिनट लगेगा, या जल्दी से क्लास में याद कर लो। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे विभिन्नता, यानी भिन्नता किन में पाई जाती है, विभिन्नता किस में पाई जाती है, विभिन्नता का मतलब क्या होता है। जैसे कि
मतलब किसी आदमी के दो संतान तो वो दोनों एक समान है, कुछ लक्षण जैसे 80% चलो मान लो कि कुछ लक्षण उनमें मिलते हैं, लेकिन पूरा 100% वो नहीं मिलेंगे। मैं ट्विंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुड़वा बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अलग अलग वो वाला चैप्टर मतलब वो वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, यहाँ पर अलग अलग वाले बच्चों की बात हो रही है, ये सेम नहीं होते हैं। 80% क्या होते हैं, मान लो कि कुछ लक्षण उन दोनों की मिलती जुलती है, लेकिन पूरा 100 नहीं मिलती है, यानी उनमें भिन्नता पाई जाती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि भिन्नता क्या है। भिन्नता क्या होती है? विभिन्नता ये क्या होती है? तो इसका मतलब होता है जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। दिखाई दे रही है आपको क्लियर? तो मनसा गति और विभिन्नता क्या होती है मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दी। ठीक, एक बार मैं और रिवाइज कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, 2 ही मिनट लगेगा, 1 मिनट इसमें 1 मिनट इसमें। जल्दी से आप इसी क्लास में तुरंत 80% तो आपको यही क्लास में याद है, जो 20% आपका बचता है वो आपको सेल्फ स्टडी से याद करना। तो मनसागति या अनुवांशिकता क्या है? जैसे कि अनुवांशिक है तो मैंने बताया कि अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही मनसागति या अनुवांशिकता कहलाती है। फिर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जैसे कि आपके पिता का लक्षण आप में गया, फिर आपका लक्षण आपके बच्चे में जाएगा, आपके बच्चे का लक्षण उसके बच्चे में जाएगा, यानी पीढ़ी दर बढ़ते जाएगी, लक्षण जाता रहेगा। बहुत से बच्चे होते हैं उनकी हाइट होती है अपने पापा जैसी या मम्मी जैसी, आंखें होती है मम्मी या पापा जैसी, कुछ ना कुछ लक्षण उनमें मिलता जुलता रहता है। वही आपकी क्या होती है? मनसागति या अनुवांशिकता होती है। बात क्लियर? उसके बाद हम जानेंगे कि विभिन्नता, जैसे कि हमने अभी बताया कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं, यानी बदलाव। जैसे कि एक ही पिता के 2 संतान वो सेम नहीं होते हैं, कुछ लक्षण आपके मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन कुछ लक्षण एकदम नहीं मिल सकते। मैंने बताया कि 80 या 90% आपके क्या होंगे? कुछ लक्षण मिलेंगे, लेकिन 100% नहीं। मैं ट्विंस की बात नहीं कर रही, जुड़वा बच्चे की बात नहीं करूंगी। जुड़वा बच्चा के बारे में हमने तीसरे लेसन में बात की थी, यहाँ पर अलग अलग संतानों की बात हो रही है। ठीक, यानी इनमें भिन्नता पाई गई है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर कि विभिन्नता क्या होती है। जो जीवधारी होते हैं उनके बीच में जो अंतर होता है, बदलाव होता है, सेम सेम लक्षण नहीं मिलती, वही आपकी क्या होती है? विभिन्नता होती है। बात क्लियर? अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही इंतजार कर रहे थे, अनुवांशिकी क्या होती है। तो यदि ये यहीं पर याद हो गया हो तो इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक, तो हो गया। आधा काम तो क्लास में ही हो जाना चाहिए, ताकि आपका 20% या 10% बाकी रहे वो हम घर से रिवाइज कर ले, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। अनुवांशिकी जो कि हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी का मतलब अभी तुरंत जस्ट हमने जो टॉपिक 2 समाप्त किए उन्हीं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकी का मतलब होता है कि
बारे में अध्ययन करना। अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी। बात क्लियर? मैं बोली ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 80% या 90% आपको 80% या 90% आपको क्लास में ही याद होना चाहिए। तुरंत जैसे बताया जाए, तुरंत एक बार दो बार पढ़ ले, याद हो गया, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। मैंने 2 टॉपिक बताई, उसी के बारे में अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी का मतलब समझ में आया कि वंशागत या अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के बारे में अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। ये बात क्लियर? वंशागत या अनुवांशिकता क्या होता है मैंने पहले बताई, विभिन्नता क्या होती है पहले बताई। तो उन दोनों के बारे में अध्ययन जब किया जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। ठीक। और अब पढ़ेंगे कि जो किन किन में भिन्नता पाई जाती है। ठीक। लैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में किन में भिन्नता पाई जाती है। ठीक। जैसे कि आप जनन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो जनन 2 प्रकार के 2 तरह से होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो उसमें कौन किसमें भिन्नता पाई जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि भिन्नता किसमें पाई जाती है, लैंगिक जनन में या अलैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। तो यदि आपको अनुवांशिकी का मतलब समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। समझ में आया? चलो अब पहला पढ़ेंगे जनन। जनन जैसे कि मैंने बता चुकी, बताने की जरूरत भी नहीं है। बहुत तीसरे लेसन में, पहले लेसन में, दूसरे लेसन में सब में हम जनन पढ़ चुके हैं कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। यदि लिखना चाहे तो लिख ही देते हैं कि अपने जैसे जनन, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे लैंगिक। लैंगिक जनन में क्या पढ़ेंगे? विभिन्नता। तो लैंगिक जनन क्या होते हैं? लैंगिक जनन क्या होते हैं मैंने अच्छे तरीके से बताई थी कि इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक। जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं, अर्थात इनमें भिन्नता पाई जाएगी। कंडीशन याद रखना, इसमें तो याद रखना, ये पॉइंट पूछी जाती है एग्जाम में कि किसमें भिन्नता, लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में किसमें भिन्नता पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है। तो लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मादा में अलग और नर में अलग होते हैं। जैसे कि चलो एग्जाम्पल के तौर में क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होते हैं वो बहुत समान नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, नर मादा, नर का डीएनए अलग होगा और मादा का डीएनए अलग होगा। नर से नर युग्मक, नर युग्मक, और इसमें मादा युग्मक का निर्माण होगा। बात क्लियर? उसके बाद क्या होता है, ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। यानी नर में डीएनए अलग होगा और मादा में डीएनए अलग होगा। ठीक। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी? 46। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है मैंने अच्छे तरीके से, तो 23 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। 23 इसमें, 23
इसमें फिर का यहाँ पर दोनों का स्थानांतरण होता है, फिर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। हमेशा याद रखना कि जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि भिन्नता के बारे में, कि इसमें विभिन्नता पाई जाती है। क्यों? यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नर में डीएनए अलग होता है, मादा में डीएनए अलग होता है। तो कुछ लक्षण माता के आएंगे, कुछ लक्षण पिता के आएंगे, तो क्या दोनों सेम बनेंगे? नहीं ना, कुछ लक्षण माँ के होंगे, कुछ पिता के होंगे। तो भिन्नता पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? नहीं पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। इसलिए कहा गया कि इसमें भिन्नता पाई जाती है। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। और डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का सबसे पॉइंट का है कि ये शरीर की पूरी संरचना का निर्माण कौन करता है? डीएनए करता है। कि आपकी आंखें, आपकी नाक, आपकी हाथ, आपकी पैर, आपकी गला, आपकी बाल किस तरह होंगी, ये कौन निर्धारित करता है बाबू? डीएनए करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो साफ साफ कहने का मतलब इतना ही था कि इसमें भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? मैंने अच्छे तरीके से समझाई कि इसमें जो होते हैं दो जनक होते हैं, एक जनक होते तो जो संतान होता अपने जनक के बिल्कुल समान होता, तो उनमें भिन्नता नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ देखना, जनक दो हैं, एक नर और मादा, इसमें डीएनए अलग है, इसमें डीएनए अलग है। जब दो चीज आपस में मिक्स करेंगे तो क्या वह सेम होंगे? नहीं होंगे ना, अलग अलग कुछ लक्षण इनके, कुछ लक्षण इनके। यानी और फिर मैंने बात की कि 46 गुणसूत्र इसमें, 46 इसमें, अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण 23 इसमें, 23 इसमें। फिर जब इनका स्थानांतरण होगा तो ये 46 गुणसूत्र का निर्माण कर लेंगे। यानी जो संतान उत्पन्न होगा वह द्विगुणित होगा। इतनी बात क्लियर। याद ये भी रखना कि डीएनए जो होता है हमारे शरीर के पूरे बनावटी पूरी संरचना का निर्माण कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। बात क्लियर हो गई। तो ये था लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। यानी जो संतान उत्पन्न होंगे, कुछ लक्षण मम्मी पे जाएंगे, कुछ पापा पे जाएंगे। नाक गई मम्मी पे, पापा और क्या गई? नाक गई मम्मी पे, कान गई पापा पे। तो चलिए ये हो गया, समझ में आई। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अलैंगिक जनन की बात। तो इतनी बात समझ में यदि ना आए तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर समझ में मुझे नहीं आ रहा, फिर बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक। अलैंगिक जनन में विभिन्नता। हाँ, इनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। इनमें विभिन्नता क्यों नहीं पाई जाती है अभी बताएंगे। इनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। क्यों क्यों यूं अभी बता रहे हैं। इनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि मैंने डिटेल में बताया कि एकल कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करती है। यानी आप जैसे अमीबा ले लो, अमीबा में क्या होता है, ये विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण यानी दो संतान की उत्पत्ति करती है। क्या उत्पत्ति करती है? जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के हुबहू समान होते हैं, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। यानी इसमें क्या एक ही जनक है ना। इसमें अलैंगिक जनन में दो जनक नहीं है, एक ही जनक है।
एक ही जनक है तो एक ही जनक से जो संतान उत्पन्न होंगे वह अपने जनक के बिल्कुल समान होंगे, इसलिए इसमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। एक DNA इसमें चला गया और एक इसमें चला गया और जो उत्पन्न हुए अपने जनक के बिल्कुल समान हुए, जिसे अनुकूलन बोला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आलिंगी जनन में भिन्नता नहीं पाई जाती है। क्यों? डायरेक्टली कंप्लीट बात क्या है, मतलब कि साफ साफ बात यह है कि ये कह रहा है कि हमने दो चीजों को मिक्स नहीं किया। जैसे कि चावल ले लो, क्या ले लो? चावल ले लो, ठीक। अब चावल को क्या करो, उसमें गेहूं मिक्स कर दो, चावल में गेहूं मिक्स कर दो और दूसरे लोगों को दिखाओ कि इसमें कौन कौन सा मिक्स। गेहूं को मादा ले लो, ये चावल को नर ले लो, दोनों को मिक्स करोगे तो साफ जाहिर दिखाई दे रहा, उनका लक्षण दिखाई दे रहा कि इस माता का है, ये इनका है, ठीक। लेकिन आप चावल ही चावल को अलग करोगे तो वो चावल इसी चावल के समान ही रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी इनमें भिन्नता नहीं पाई जाएगी। उसमें मिक्स किए थे, दो चीजों को आपस में मिक्स करेंगे तो कुछ उसका लक्षण कुछ इसका जाएगा, तो पता चल जाएगा कि इनमें भिन्नता पाई जाती है, तो इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। बात कंप्लीट। तो ये आपका अलैंगिक जनन में भिन्नता क्यों? क्योंकि इसमें दो जनक नहीं, एक ही जनक से जो संतान उत्पत्ति होती है, जिस संतान की उत्पत्ति होती है वह अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। बात की है। अब ये वाला टॉपिक्स आपका हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकी। अब आप बोलेंगे कि तो पढ़ तो चुके हैं अनुवांशिकी, लेकिन अनुवांशिकी के जनक कौन थे उनके बारे में हम जानेंगे। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ठीक पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी अनुवांशिकी के जनक कौन है, पिता किसे कहा गया है, अनुवांशिकी जनक के पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक यानी उनके पिता, अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली खोज, पहली प्रयोग किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, इसलिए क्या कहा जाता है, इनको अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। ये बात हो गई। जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुई थी। ग्राम का नाम किस ग्राम में हुआ था? जर्मनी के सिलिसिया नामक, जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। इतनी बात क्लियर। जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म कब हुआ इनका? 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुई। ग्राम यानी जर्मनी के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था, ठीक। अब इन्होंने प्रयोग क्या किया था? प्रयोग किस पे किए थे? उद्यान मटर पे। तो ये आपका हो गया कि जनक ग्रेगर, ये जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में, ग्राम जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में, प्रयोग उद्यान मटर। इसका साइंटिफिक नेम आपका है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, SATIVM, पाइसम सेटाइवम, ठीक। इन्होंने मटर के पौधे पर कितने सालों तक इन्होंने प्रयोग किया? तो कितने साल लगे? 7 सालों तक। 7 साल लगा इनको, 7 साल लगा, यानी सन 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक लगा।
और इसका जो इनके जो मतलब शीर्षक जो पत्र था उस पत्र का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यह इनके पत्र का नाम है। ठीक, जिसमें ये लिखे इसके जो शीर्षक था उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इसका नाम। ठीक, तो ये अनुवांशिकी के बारे में था। अब इन्होंने क्यों उद्यान मटर यानी मटर का ही पौधा चुना, इसका कौन सा कारण है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तो एक बार मैं कंप्लीट और अनुवांशिकी के बारे में समझा दे रही हूँ कि अनुवांशिकी का मतलब होता क्या है। मैंने अच्छे तरीके से बताया, मैं चलो शुरू से बता रही हूँ। पहले मैंने क्या पढ़ा? वंशागति। वंशागति क्या होती है? वंशागति या अनुवांशिकता। चैप्टर का नाम वंशागति या विभिन्नता। वंशागति क्या होती है? वंशागति को अनुवांशिकता भी बोली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही अनुवांशिकी कहलाता है। फिर मैंने पढ़ा भिन्नता क्या होती है? विभिन्नता, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होती है? विभिन्नता और अनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका अनुवांशिकी कहलाता है। अब जनन क्या होती है? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। जनन कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से, आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एग्जाम में पूछी जाती है कि भिन्नता किसमें पाई जाती है, तो आलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें एक ही जनक होते हैं और जो एक ही जनक से जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती है, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। फिर हमने लैंगिक जनन में भिन्नता पढ़ा। इसमें भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें 2 जनक उपस्थित होते हैं। जब एक जनक से नर युग्मक, एक जनक से मादा युग्मक, यानी मादा से मादा युग्मक, नर से नर युग्मक दोनों जब आपस में संलग्न करते हैं तो क्या युग्मनज का निर्माण होता है। नर में डीएनए अलग होता है, मादा में डीएनए अलग होता है। ठीक, यानी ये कहाँ उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य यही होता है कि ये पूरे शरीर के बनावट यानी शरीर की पूरी संरचना का निर्माण करता कौन करता है? डीएनए। कि आपकी हाथ, पैर, नाक, कान कैसी होगी वो डीएनए निर्धारित करता है। जाहिर सी बात क्या है कि कुछ लक्षण माता कुछ लक्षण पिता के आएंगे, यानी जो संतान उत्पन्न होगा वो अलग होगा, उसमें भिन्नता पाई जाएगी। बात क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी पढ़ चुके। इसके जनक कौन से हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर जन्म कब हुआ? 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को हुआ। किस गांव में? जर्मनी के सिल्सिया नामक ग्राम में हुआ था। फिर प्रयोग इसने मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल जो प्रयोग किए थे किस पर किए थे? उद्यान मटर पर किए थे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायसम सेटाइवम। बात क्लियर? फिर कब तक किए? 7 साल लग गए। कितने साल? 7 साल, यानी 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक लगा इनका प्रयोग करने में। ठीक, जो पत्र जो उन्होंने प्रयोग किया, जिसके बारे में लिखा जिस पत्र में, उस पत्र का नाम क्या था? उस शीर्षक का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब उसके बाद इतना सारा आज हम पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिए, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ। अगला जो टॉपिक आएगा कि इन्होंने क्यों मटर का ही पौधा चुना, कौन सा ऐसा कारण है कि उन्होंने मटर का ही पौधा चुना, और भी तो बहुत सारे पौधे हैं उनको भी तो चुन सकते हैं। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हमसे अगले वीडियो में मिलिए। अगले वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में उसके लक्षण 7 साल लगे तो 7 लक्षण दिए, कैसे क्या हुआ, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना है। ठीक, तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।